नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे मुद्रास्फीति की गणना कैसे की जाती है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। बहुत सारे इसमें ऐसे फैक्ट हैं जो परीक्षा में सीधे पूछे जाते हैं। तो आइए इसे ध्यान से देखें और समझने का प्रयास करें। मुद्रास्फीति के गणना का उद्देश्य क्या होता है, पहले इसे जानें। तो बाज़ार में मांग का अध्ययन किया जाता है कि डिमांड, लोगों का जो परचेजिंग पावर है वो कैसा है ना। तो उसका अध्ययन किया जाता है। उससे इसका तरलता का अध्ययन होता है कि तरलता अगर रहेगा तो जाहिर सी बात है, बाज़ार में अगर तरलता रहेगा तो लोगों का जो परचेजिंग पावर है वो अधिक रहेगा। तो इस चीज़ का भी अध्ययन किया जाता है इसी बहाने। अब हम सबसे प्रमुख चीज़ पर चलते हैं कि मुद्रास्फीति की गणना के लिए जो है 3 सूचकांक का प्रयोग किया जाता है। 3 सूचकांक का प्रयोग किया जाता है। वो पहला सूचकांक क्या है? उत्पादक मूल्य सूचकांक, यानी कि प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, पीपीआई इसको बोला जाता है। दूसरा है थोक मूल्य सूचकांक, डब्ल्यूपीआई, यानी कि होलसेल प्राइस इंडेक्स। और तीसरा है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, इसको इंग्लिश में बोला जाता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, यानी सीपीआई। तो देखिए, गणना तो तीनों का किया जाता है, लेकिन इसमें मुख्य सूचकांक जो है सीपीआई है। सीपीआई को ही मुद्रास्फीति के मापन के लिए मुख्य सूचकांक माना जाता है। हालांकि डेटा इसका भी, डब्ल्यूपीआई का भी प्रस्तुत किया जाता है ना, पीपीआई का भी, लेकिन मुख्य सूचकांक मुद्रास्फीति के मापन के लिए हम सीपीआई को मानते हैं, है ना। हालांकि पहले डब्ल्यूपीआई को माना जाता था, लेकिन उर्जित पटेल समिति के सिफारिश के आधार पर फिर सीपीआई को माना जाने लगा, है ना। तो इस पर हम आगे बात करेंगे ऐसा क्यों किया गया। तो बारी बारी से हम चीज़ों को देखते हैं। पहला है उत्पादक मूल्य सूचकांक, यानी पीपीआई। ये काफ़ी सरल है, इसमें कुछ ज़्यादा लोचा नहीं है, इसे आप इजीली याद रख सकते हैं। तो उत्पादन की प्रक्रिया में होने वाले व्यय के परिवर्तन को मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है ना। यानी कि कोई औद्योगिक स्तर पे किसी वस्तु का अगर उत्पादन किया जा रहा है तो उसमें व्यय की परिवर्तन, कितना पहले कितना व्यय हो रहा था, अब कितना हो रहा है ना। तो उससे उसको मापा जाता है। यानी ये कहने का मतलब ये जो है लागत जनित मुद्रास्फीति की गणना के लिए सबसे प्रभावशाली सूचकांक है। ये ध्यान रखना आपको फैक्ट के रूप में कि जो पीपीआई है वो लागत जनित मुद्रास्फीति की गणना के लिए सबसे प्रभावशाली सूचकांक है। इसके बाद जो दूसरा है सूचकांक, वो थोक मूल्य सूचकांक है। थोक मूल्य सूचकांक यानी डब्ल्यूपीआई, इसमें क्या होता है कि कुछ प्रमुख वस्तुओं, देखिए ध्यान दीजिए, कुछ प्रमुख वस्तुओं के मूल्य में परिवर्तन को थोक बाजार के स्तर पर मापा जाता है। आप सीधा ये समझिएगा कि डब्ल्यूपीआई में क्या होता है कि कुछ प्रमुख व सारे वस्तुओं को नहीं, कुछ प्रमुख वस्तुओं के मूल्य में परिवर्तन को थोक बाजार के स्तर पे। अब देखिए, जो लोग हैं वो कंज्यूम जो करते हैं वो तो खुदरा स्तर पे करते हैं, वो तो थोक में लेते नहीं हैं। जैसे आपको डिटर्जेंट लेना है तो आप 1 केजी लीजिएगा, 2 केजी लीजिएगा, एक ट्रक तो नहीं लीजिएगा ना, है ना। उसी प्रकार से चीनी है, आप 2 केजी लीजिएगा, बहुत तो 5 केजी लीजिएगा, आप 5 क्विंटल तो नहीं लीजिएगा रोज़ खाने के लिए। तो कहने का मतलब है कि ये जो सूचकांक है वो थोक स्तर पे मूल्य में परिवर्तन को मापता है, सिंपल, है ना। इसमें दूसरा फैक्ट ये है कि इसमें सेवा शामिल नहीं है। जो सेवाएं हैं, है ना, सेवाएं जैसे आप ट्यूशन कहीं पढ़ रहे हैं उसका फ़ी पे कर रहे हैं, है ना, ट्रांसपोर्टेशन का आप खर्च कर रहे हैं उस पर, तो ये सब चीज़ों इसमें सेवाओं को शामिल नहीं किया गया है। लेकिन लोगों का खर्च तो सेवाओं पर भी होता है ना। इसका एक जो इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि ये जो आंकड़ा जारी किया जाता है वो वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। प्रति माह ये आंकड़ा वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। तो आप ये समझ गए होंगे कि जो थोक मूल्य सूचकांक है वो थोक स्तर पे है कि नहीं मापा जाता है। यानी उत्पाद, इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि उत्पादन के स्तर पर मापा जाता है, इसमें सेवाएं शामिल नहीं है। ये वाणिज्य मंत्रालय द्वारा प्रति माह जारी किया जाता है। अब हम थोड़ा सा इसका मैकेनिज्म को समझें कि इसको मापते कैसे हैं, इस चीज़ को समझिए। जैसे देखिए, इसके लिए क्या किया जाता है कि एक बास्केट आप देख रहे हैं इस प्रकार से,
ये जो है एक बास्केट बनाया गया। बास्केट कहने का मतलब है कि इसमें जो जो जिस जिस वस्तु के माध्यम से हम WPI मापा जाता है ना, तो उसमें इस बास्केट में उस वस्तु को शामिल कर लिया जाता है। और इसमें 3 प्रकार के वस्तु हैं। पहला प्राथमिक वस्तु है, विनिर्मित वस्तु है और ईंधन निर्मित वस्तु है। प्राथमिक वस्तु में कौन कौन वस्तु आता है? फल, सब्जी, दूध, अंडा, ये सब प्राथमिक वस्तु में आता है ना। विनिर्मित वस्तु में कौन कौन आता है? जिसका निर्माण कारखाना में होता है, जैसे सीमेंट हो गया, साबुन, तेल वगैरह वगैरह बहुत सारे सामान हैं। आप जो प्रतिदिन यूज करते हैं वैसे सामान भी इसमें है। तो ये विनिर्मित वस्तु हो गए जो कारखानों में बनते हैं। और एक तीसरा जो है ईंधन निर्मित विनिर्माण वस्तुएं, जैसे फ्यूल पावर, लुब्रिकेंट, डीजल, पेट्रोल, ये सब यानी 16 प्रकार की ये वस्तु हैं। 500 निर्मित सबसे ज़्यादा भार किनका है? विनिर्मित वस्तुओं का है। और प्राथमिक वस्तुओं का भार 117 है। टोटल वस्तुओं की बात करें तो 697 गुड्स हो जाते हैं। टोटल वस्तु कितना है? 697। अब इसी के मूल्य में परिवर्तन को मापा जाता है। अब देखिए यहाँ पे एक ही समझने वाली बात ये है, ये जो बास्केट आप देख रहे हैं ये स्टेबल नहीं रहता कि हमेशा एक बार वस्तु इसमें फिक्स कर दिया गया तो फिक्स रहेगा, ऐसा नहीं है। इसमें वस्तुओं को निकाला जाता है, दूसरा वस्तु ऐड किया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है? ऐसा इसलिए किया जाता है, जैसे मान लिया जाए कि कोई वस्तु पहले बहुत ज़्यादा उपयोगी था लेकिन अब उपयोगी नहीं है। जैसे हम एक उदाहरण के तौर पर लें तो आप लोग देखे होंगे CD, और इसके साथ यूज करते थे कैसेट। अब देखिए एक ज़माना था कि लोग CD देखने के लिए बड़ा बेताब रहते थे, है ना। क्या करते थे इसके लिए? आपस में दोस्तों लोग 5-5 रुपया 10-10 रुपया जो है चंदा करते थे, और शनिवार के दिन को शाम में CD लाते थे, है ना। रात भर CD देखते थे सुबह 8 बजे तक, फिर दिन भर सोते थे। और वो लाने में जो प्रोसेस होता था, है ना, पैसा का जो इंतज़ाम होता था, वो कहने का मतलब है कि चॉइस पे गया। कोई बोला कि हमको जो है रामायण वाला हमको कैसेट चाहिए, तो लाओ तुम 10 रुपये तुम दे दो। कोई बोला कि नहीं हम गदर फिल्म देखेंगे, तो उससे 10 रुपया अलग। जो फरमाइश किया कि हमको ये फिल्म चाहिए, तो उससे थोड़ा उस आधार पे उससे पैसा लिया जाता था, है ना। कोई बोला कि हम ज़मीन फिल्म देखेंगे, 10 रुपये तुम भी दो। इस प्रकार से पैसा तहसील तहसील के CD लाया जाता था, रात भर देखा जाता था। लेकिन अब वो ज़माना नहीं रहा, अब हम लोग मोबाइल में ही देख लेते हैं, है ना। तो कहने का मतलब उस समय CD इसमें शामिल था, कैसेट शामिल था, लेकिन अब जो है वो क्या हो गया है? अप्रासंगिक हो गया है, उसका अब यूज नहीं होता है। तो उस स्थिति में इसको इस बास्केट से निकाल दिया गया। जैसे अब अभी हाल ही में देखिए मास्क, सैनिटाइज़र, इसका यूज काफ़ी बड़ा एक आवश्यक वस्तु में आ गया। तो ऐसे वस्तुओं को इसमें शामिल कर लिया जाता है, जैसे टिश्यू पेपर, है ना। थोड़ा सा हम लोग थोड़ा ज़्यादा मॉडर्न हो गए तो अब टिश्यू पेपर का यूज करना शुरू कर दिए। तो वैसे वस्तुओं को फिर इसमें क्या किया जाता है, मतलब कि शामिल कर लिया जाता है, जिसका यूज़ जो है ज़्यादा होने लगता है ना। तो इसमें ये जानिएगा कि इसमें वस्तुओं को जो है निकाल बाहर होते रहता है ना। अब यहाँ पे ये समझिए नेक्स्ट चीज़ कि इसका जो आधार वर्ष है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आपसे पूछा जाए कि थोक मूल्य सूचकांक यानी WPI का आधार वर्ष क्या है, तो 2011-12 है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट जो है, अब किसी भी देखिए इसको एक सिंपल चीज़ है, इसको ध्यान रखिएगा, सिर्फ ज़्यादा इसमें रटने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे रटना तो कुछ भी नहीं है, सब समझना है सिर्फ। तो किसी भी महीना में अगर WPI की गणना जो की जाती है तो पिछले वर्ष के उसी महीना से होता है। जैसे एक उदाहरण के तौर पे हम लिए हैं यहाँ पे कि मार्च 2020 में अगर WPI की गणना जो है मार्च 2019 के में WPI के सापेक्ष किया जाता है, यानी जो मार्च 2020 का जो WPI का आंकड़ा आएगा वो किसके सापेक्ष आएगा, तो मार्च 2019। यानी जो उतने वस्तुओं जो बास्केट में जो वस्तुएं थे, है ना, तो उनके मूल्य में परिवर्तन जैसे अगर 2020 में आंकड़ा प्रस्तुत करना है मार्च 2020 में, तो मार्च 2019 के सापेक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि मतलब उसके पिछले वर्ष के उसी महीने के सापेक्ष
प्रस्तुत किया जाता है। आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि इसका आंकड़ा प्रति माह प्रस्तुत किया जाता है। दूसरा चीज़ आपको ये ध्यान रखना है कि बास्केट में, अभी आपको बताया कि बास्केट में कुछ वस्तुओं का मूल्य क्या होता है, घटता है, कुछ का बढ़ता है। तो कुछ का घटता है, कुछ का बढ़ता है, ये जो घटना कहलाती है ये स्क्यूफ्लेशन कहलाती है। इसको ध्यान रखिएगा। यदि बास्केट में से के कुछ वस्तुओं को निकाल दिया जाए और कुछ को, उसके मूल्य को निकाल दिया नहीं, उसके मूल्य को घटा दिया जाए और कुछ के मूल्य को बढ़ा दिया जाए, तो इस प्रकार से भी जो मुद्रास्फीति का जो गणना किया जाएगा उस पर इफेक्ट पड़ेगा, तो वो अलग चीज़ है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ ये जानना है आपको कि बास्केट के कुछ वस्तुओं के मूल्य को अगर घटा दिया जाए, कुछ को बढ़ जाता है, मतलब घटा दिया जाता है जानबूझ के नहीं, ऐसा मार्केट के अनुसार होता है ना। तो इस घटना को हम स्क्यूफ्लेशन कहते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ समझना है आपको कि जब पहले मुख्य सूचकांक WPI ही था, लेकिन उसको टर्मिनेट करके उसको जगह मुख्य सूचकांक जो है CPI को माना गया। CPI ऐसा क्यों किया गया? तो उर्जित पटेल समिति ने यह सिफारिश किया, इसके कुछ नकारात्मक तथ्यों को गिनाए। उन्होंने कहा कि वस्तुओं का जो उपभोक्ता, उन्होंने ये बताया कि वस्तुओं का जो उपभोग होता है वो तो खुदरा स्तर पे होता है, तो हम फिर इसको थोक स्तर पे क्यों मापें? एक पहला पॉइंट ये बताया उन्होंने। दूसरा उन्होंने ये बताया कि इसमें विनिर्मित वस्तुओं का जो भार है वो अधिक है कि नहीं? विनिर्मित वस्तुओं का भार अधिक है, लेकिन जो खाद्यान्न वस्तु होते हैं, यानी कि जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों द्वारा यूज किए जाते हैं, वो खाद्यान्न होता है, तो उसका जो भार है उसका कम है। तो इसलिए ये भी मैंने ये जो है सही से मुद्रास्फीति का आंकड़ा प्रस्तुत नहीं कर पाता है WPI सूचकांक, तो इसलिए ये भी एक फैक्टर ये भी था। तीसरा प्रमुख फैक्टर ये था कि इसमें सेवाएं शामिल नहीं था, इस बास्केट में सेवाएं शामिल नहीं था। तो इन्हीं सब कारणों के चलते WPI को मुख्य सूचकांक न मानकर फिर CPI को मुख्य सूचकांक माना जाने लगा, है ना। तो आइए जानते हैं CPI के बारे में अब। तो CPI को इतना पहले तो जानिए कि ये जो है हेडलाइन इन्फ्लेशन, इसको भी कहा जाता है CPI को, हेडलाइन इन्फ्लेशन। अब इसके आधार पर भारत में मुद्रास्फीति की गणना की जाती है मुख्य, ऐसा नहीं, अब ये भी ध्यान रखिएगा, गणना उसकी भी की जाती है, WPI की भी की जाती है, लेकिन यहाँ पे मुख्य रूप में कहा जाए तो ये CPI को मुद्रास्फीति का आधार माना जाता है, इसी के आधार पे जो है गणना की जाती है। अब इसके लिए देखिए, इसके लिए भी 4 प्रकार के CPI होते हैं। तो पहले भी 4 प्रकार के होते थे, तो उसमें से 3 प्रकार के हटा करके 3 नए सूचकांक लाए गए। तो एक पहले वाला है, और जो हटाया गया वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, उसको जानना जरूरी नहीं है। जो नया उसके जगह पे 3 नए सूचकांक लाए गए हैं, उसको जानना है आपको, है ना। ये 3 नए सूचकांक हैं, और वो 3 जो हटाए गए थे और एक बच गए थे, वो जो हैं पहले से, वो CPI फॉर IW, यानी कि औद्योगिक श्रमिकों के लिए, इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए CPI सूचकांक। अब इसको देखिए, इम्पोर्टेंस इसका क्या है। इसका इम्पोर्टेंस रोल ये है कि CPI IW, यानी इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं हम CPI ब्रैकेट में IW, यानी इसको हम कह सकते हैं कि औद्योगिक श्रमिकों के लिए CPI सूचकांक का प्रयोग जो है सरकार सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ता को तय करने में करती है। ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सरकार जो है सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्तों को तय करने के लिए किस सूचकांक का यूज करती है। तो आपको सही उत्तर होगा CPI IW, यानी औद्योगिक श्रमिकों के लिए जो CPI का जो आंकड़ा प्रस्तुत किया जाता है उसी का यूज किया जाता है। और ये सूचकांक जो जारी करती है ये श्रम ब्यूरो करती है ना, लेबर ब्यूरो, ये ध्यान रखिएगा, इसमें ये इम्पोर्टेंट है। 3 नए सूचकांक जो हैं, है ना, एक CPI अर्बन, CPI रूरल यानी ग्रामीण, और CPI कंबाइंड यानी सम्मिलित, CPI सम्मिलित। अब इसमें क्या किया था कि 310 शहरों का आंकड़ा लिया जाता है CPI अर्बन के तहत। CPI रूरल के तहत 1182 ग्रामीण क्षेत्रों का आंकड़ा लिया जाता है। और ये CPI कंबाइंड के तहत क्या किया था कि दोनों आंकड़ों का औसत निकाला जाता है।
और उसी आधार पे फिर जो है CPI आंकड़ा जो है जारी किया जाता है ना। तो ये चीज़ आप समझ रहे होंगे इसको बहुत अच्छे से। इसके बाद फिर क्या होता है कि ये जो तीनों सूचकांक है ना, ये अब CSO जारी करता है। कौन जारी करता है? CSO जारी करता है, ये ध्यान रखिएगा। उधर WPI कौन जारी करता था? वाणिज्य मंत्रालय जारी करता था। CPI कौन जारी कर रहा है? CSO जारी कर रहा है। उसमें उस बास्केट में यानी WPI में 3 प्रकार के कैटेगरी था, इसमें 4 प्रकार के है ना। चारों का नाम आप देख रहे हैं, एक CPI IW, CPI अर्बन, CPI रूरल और CPI कंबाइंड। अब इसको हमें एक चीज़ जानना है इसमें कि इसमें भी बास्केट है। तो इसमें जो बास्केट है वो 6 भागों में विभाजित है। इसमें बास्केट जो है, अब हम बास्केट इसमें नहीं बनाए हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा कि इसमें जो बास्केट है वो 6 भागों में विभाजित है। आपको 6 का नाम अगर याद रहता तो अच्छी बात है, लेकिन नहीं भी रहता तो कोई बड़ी बात नहीं है ना। लेकिन आप इसको ज़रूर याद रखिएगा कि वो जो 6 बास्केट है उसमें खाद्यान्न एवं पेय पदार्थ का भार सबसे अधिक है, यानी सबसे ज़्यादा वस्तुओं की संख्या जो है वो खाद्यान्न और पेय पदार्थों की है ना। इसके बाद और क्या क्या है इसको एक बार देख लिया जाए, है ना। दूसरा है पान, सुपारी और तंबाकू। तीसरा है आवास और किराया। चौथा है कपड़े, बिस्तर, जूते, चप्पल। पाँचवा है ईंधन, बिजली, लुब्रिकेंट, है ना। और छठा है अन्य सेवाएं। इसमें देखिए सेवाओं को भी शामिल किया गया है, शिक्षा, चिकित्सा, परिवहन, संचार, मनोरंजन, ये सब जो सेवाएं हैं इसको भी इसमें शामिल किया गया है। तो उम्मीद अभी और एक चीज़ और है, इसको समझ लेते हैं। कोर इन्फ्लेशन, इसको थोड़ा समझ लीजिए। ये क्या है? ये जो है जब मुद्रास्फीति की गणना की जाती है तो ये जो बास्केट अभी जैसे हम दिखाया है कि ये 6 प्रकार के बास्केट में 6 प्रकार के 6 भागों में इसको बांटा गया है। तो इसमें क्या होता है कि कुछ वस्तुओं का मूल्य जो है तेज़ी से परिवर्तित होता है, यानी बढ़ता है। तो कहने का मतलब है कि जिस वस्तु का मूल्य तेज़ी से बढ़ रहा है उसको यदि हम निकाल दें उसमें से, तो जो शेष वस्तु बचता है उसका मूल्य पर, यानी उसके आधार पे अगर हम मुद्रास्फीति की गणना करते हैं तो उसको हम कहते हैं कोर मुद्रास्फीति। यानी आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि मुद्रास्फीति की गणना के लिए, है ना, मुद्रास्फीति की गणना के लिए प्रयुक्त होने वाले बास्केट में से उन वस्तुओं को निकाल देते हैं जिनका मूल्य तेज़ी से परिवर्तित होता है एवं केवल उन्हीं वस्तुओं के मूल्य में होने वाले परिवर्तन को मापते हैं जो लंबे समय तक स्थिर रहते हैं, यानी कि उनका मूल्य ज़्यादा घटता बढ़ता नहीं है, लंबे समय तक एक जैसा रहता है। तो अगर सिर्फ उन्हीं वस्तुओं को हम अगर मापते हैं, सिर्फ उन्हीं, तो मुद्रास्फीति को वो जो दर कहलाएगी वो कोर मुद्रास्फीति कहलाएगी, है ना। ये सिंपल चीज़ है, बस याद रखिएगा, है ना। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आप कुछ सीखे होंगे। तो आज हम आप लोगों से एक सवाल पूछते हैं जो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि CSO का पूरा नाम क्या होता है। CSO का पूरा नाम क्या होता है? उम्मीद करते हैं कि आप इसे जानते होंगे, या नहीं जानते होंगे तो आप सर्च करके कहीं से भी इसको आप बताइए। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं।